नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट के अंदर। मैं हूं सुखदेव कंबोज और चल रही थी हमारी सूक्ष्म जीव की क्लास। इसकी थ्योरी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं इसके MCQ, यानी जितने भी क्वेश्चन इस पर बनते हैं 50 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जीवाणुओं का पादप जगत के अंदर वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पहले जीवाणुओं को पादप जगत के अंदर रखा गया था। एक एकलर नाम के वैज्ञानिक हुए थे। एकलर इसका उत्तर रहेगा। एकलर 1883 में इन्होंने थैलोफाइटा के अंडर में इसको क्या किया था, कैटेगराइज किया था। और क्यों किया था? क्योंकि कुछ जीवाणु स्वपोषी कैटेगरी के भी होते हैं, इसलिए उन्होंने पादप जगत के अंडर में इनको रख दिया था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, जीवाणुओं का पादप जगत में वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक थे एकलर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता उसी को कहा जाता है दोस्तों जिसने जीवाणु की खोज की थी। और जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवनहॉक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1683 के अंदर जीवाणु की खोज की थी। 1683, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1683 के अंदर जीवाणु की खोज होती है एंटोनी वॉन लीवनहॉक द्वारा, इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? जर्म थ्योरी दी गई थी, जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज, ये दिया था लुई पाश्चर जी देते हैं। तो लुई पाश्चर ने ये जर्म्स थ्योरी दी थी। जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज इस ये लिखा हुआ आ सकता है आपका, रोगाणु सिद्धांत भी लिखा हुआ आ सकता है। तो लुई पाश्चर ने सबसे पहले बताया था कि हमारे मानव के अंदर जो भी रोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनका बैक्टीरिया से संबंध होता है। तो लुई पाश्चर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम निम्न जीवाणुओं द्वारा होता है? बैसिलिस, एनाबिना, रिजोबियम या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करता है दोस्तों एनाबिना। एनाबिना, और एक इसमें जीवाणु आपको और भी मिल सकता है, अगर एनाबिना ऑप्शन में नहीं है तो नॉस्टॉक नामक जीवाणु भी इसका उत्तर रहेगा। नॉस्टॉक, तो यहाँ पे एनाबिना है तो एनाबिना को हम लगाएंगे। नॉस्टॉक, ये आपको ध्यान रखना है। ये साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं वायुमंडल के अंदर, ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की? तो दूध के पाश्चराइजेशन की खोज करते हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर द्वारा दूध के पाश्चराइजेशन की खोज करते हैं, जिससे उनको बैक्टीरिया की खोज वो जो कर रहे थे जब, तो दूध के पाश्चराइजेशन की ये खोज करते हैं। और दूध का पाश्चराइजेशन से क्या होता है, दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। 2 प्रकार की विधियाँ होती है पाश्चराइजेशन में, एक लो टेम्परेचर पे करते हैं गर्म, और एक हाई टेम्परेचर पे पाश्चराइजेशन किया जाता है दूध का पाश्चराइजेशन। जो पैकेट वाला दूध होता है वो पाश्चराइज्ड होता है। तो लुई पाश्चर दूध के पाश्चराइजेशन की खोज वैज्ञानिक द्वारा की थी, लुई पाश्चर ने। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का टुंडू रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? गेहूं का टुंडू रोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो आप इसको ध्यान से देखिए। गेहूं का टुंडू रोग 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये रोग होता है दोस्तों कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी द्वारा। कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग क्या हो जाता है, मुरझाकर मुड़ जाता है। तो गेहूं में होने वाला ये टुंडू रोग है, जीवाणु जनित रोग है कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं के बारे में निम्न कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। सभी जीवाणु बहुकोशिकीय होते हैं, बिल्कुल गलत है। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। सभी जीवाणु पादप जगत से संबंध रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखते। शुरू में इसको कैटेगराइज किया गया था लेकिन बाद में ये अलग इसको किया गया था। सभी जीवाणु पादप जगत से संबंध रखते हैं, ये भी सत्य नहीं है। सभी जीवाणु जो है मोनेरा जगत से आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मोनेरा जगत क्या है, अलग से सूक्ष्म जीवों का, जीवाणुओं का ही जगत है मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। तो ये बात हो गई। मोनेरा जगत के फाउंडर कौन थे? अर्नेस्ट हैकल थे। अर्नेस्ट हैकल। तो ये आपको ध्यान रखना है। हैकल ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर जीवाणु टॉपिक है तो मोनेरा जगत का जिक्र होगा, और मोनेरा जगत का अगर जिक्र होता है तो उसके फाउंडर यानी मोनेरा जगत का जो है खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी।
तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जीवाणु में कोशिका पाई जाती है। जीवाणु में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एंजाइमेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर आपने जीव विज्ञान पढ़ा है कभी तो 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। निम्न प्रकार के जीवाणु नील हरित शैवाल भी कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नील हरित शैवाल किस प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल किसको कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया टाइप का जो जीवाणु होता है उसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? विषाणु, जिसको इंग्लिश के अंदर वायरस बोला जाता है। ये बीच की कड़ी इसलिए कहलाती है क्योंकि जब ये बाहरी जगत के अंदर होते हैं तो निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, और जैसे ही किसी शरीर में, किसी प्राणी के शरीर में या पादप के शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये सजीवों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, प्रजनन क्रिया शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनको सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म का उदाहरण है आर्क बैक्टीरिया। कई जगह इसको आपको आग बैक्टीरिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों ही सही हैं। आर्क बैक्टीरिया, आग बैक्टीरिया, दोनों में से एक आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। तो आर्क बैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म का उदाहरण आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार का बैक्टीरिया होता है कि जहाँ से कठिन ये मतलब परिस्थितियों के अंदर जीवित रह सकता है। तो आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह निम्न जीवाणु है। सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह, तो सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, साइट्रस कैंकर क्या है? एक जीवाणु का नाम है, जीवाणु जनित मानव रोग है, जीवाणु जनित पादप रोग है, या एक प्रकार का पौधा है? साइट्रस कैंकर। तो आपको बता दूं दोस्तों, साइट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित पादप रोग है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जीवाणु जनित पादप रोग है साइट्रस कैंकर। और ये रोग पाया जाता है नींबू के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? नींबू के अंदर पाया जाता है। और सबसे पहले ये चीन में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इस रोग की पहचान की गई थी और ये पता लगाया गया था कि ये जीवाणु जनित रोग है। और इसका जो जीवाणु है जिसके कारण ये रोग होता है साइट्रस कैंकर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो ये आपको याद रखना है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो ये इसका उत्तर है। तो इसका साइट्रस कैंकर क्या है? एक जीवाणु जनित पादप रोग है। ये उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। प्लेग रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो प्लेग रोग किससे होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सीधे याद करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा बहुत बताने वाले होंगे, मैं बता दूंगा बीच में। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु, ये भी आपको सीधा रट्टा मारने की जरूरत है। टिटेनी आया है तो टिटेनी मतलब टिटनस, तो टिटनस का जीवाणु है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इससे रोग कौन सा होता है? टिटनस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, सिफिलिस नामक रोग। सिफिलिस नामक रोग पे आ गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा अलग है। सिफिलिस नामक रोग एक शीशन में होने वाला रोग है, शीशन में घाव हो जाते हैं। तो सिफिलिस रोग टेपोनमा पैलिडम, टेपोनमा पैलिडम, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा गुण जीवाणुओं का नहीं है? तो ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये रासायनिक संश्लेषी भी होते हैं। ये केवल मानव शरीर में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपका उत्तर आ जाएगा, कौन सा गुण जीवाणुओं का नहीं है? तो यह केवल, यहाँ पे केवल शब्द लगा हुआ है इसलिए ये उत्तर आएगा दोस्तों। यह केवल मानव शरीर में पाए जाते हैं ऐसा नहीं है। आपके चारों तरफ, धरती, आसमान, आपके शरीर में, शरीर के बाहर, सभी जगह जीवाणुओं का वास होता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये केवल और केवल शरीर में पाए जाते हैं, मानव शरीर में पाए जाते हैं, ये गलत है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है,
सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम रूप से संवर्धन करने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम रूप से श्रेय, कृत्रिम रूप से जो संवर्धन करते हैं वो करते हैं रॉबर्ट कोच। कौन करता है? रॉबर्ट कोच। ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से 1881 के अंदर कृत्रिम रूप से जीवाणुओं का संवर्धन किया है। संवर्धन किया मतलब उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी संख्या के अंदर वृद्धि की लैब के अंदर। तो ये आपका पता होना चाहिए, कृत्रिम रूप से संवर्धन किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने किया सर्वप्रथम जीवाणुओं का। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है लुई पाश्चर को। किसको कहा जाता है? लुई पाश्चर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे, फर्मेंटेशन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी जिसकी खोज जो करते हैं वो लुई पाश्चर करते हैं। फर्मेंटेशन आपने देखा, अगर आपने इडली डोसा बनाया है तो इडली के अंदर या दही के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है, जिससे आकार में, जब आप नान बनाते हो, नान का भी आटा जब आप गूंथते हो तो वो भी आकार में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। वो फर्मेंटेशन के कारण ही होता है। आगे बढ़ेंगे, जिससे खमीर बनता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। जीवाणुओं में गमन, पोषण और प्रजनन करने के लिए निम्न कारक पाए जाते हैं। जहां हमने जीवाणुओं की कोशिका की संरचना जो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था, वहां पे हमने अगर आपने वो ध्यान से देखी है तो आपको इसका आंसर आसानी से पता लग जाएगा। जीवाणुओं के अंदर गमन, पोषण और प्रजनन के लिए रोम और कशाबिकाएँ पाई जाती हैं। धागे नुमा संरचनाएँ होती हैं, बाहर आउटर साइड में धागे नुमा संरचनाएँ होती हैं जिनको रोम और कशाबिकाएँ कहा जाता है। ये इनको गमन करने में यानी मूवमेंट करने में, पोषण और प्रजनन करने के लिए सहायक होती हैं। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पे। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? ये एक पादप जनित पादपों के अंदर होने वाला रोग है दोस्तों, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। तो पादपों का रोग है, जीवाणु जनित रोग है। तो आपसे पूछा गया किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? ये होता है आपका ज़ैंथोमोनास। तो आपको सीधा याद रखना है इसका, ज़ैंथोमोनास। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणुओं में प्रजनन होता है, जीवाणु में किस प्रकार का प्रजनन होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लैंगिक होता है, कोशिका विभाजन से होता है, अलैंगिक होता है या उपरोक्त सभी? तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी जीवाणु, कुछ जीवाणुओं के अंदर लैंगिक जनन भी होता है, प्रजनन भी होता है, किसी के अंदर कोशिका विभाजन, कोशिका खंडन से भी होता है, अलैंगिक भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ गया 25 नंबर क्वेश्चन। रेशा उद्योग में कृत्रिम रेशा बनाने के लिए निम्न जीवाणु सहायक होते हैं। तो रेशे उद्योग के अंदर जो जीवाणु काम का होता है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइटियम होता है। कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइटियम। तो रेशा उद्योग का संबंध किससे है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइटियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये आपको उत्तर याद रखना है। रुक करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 27 नंबर। शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है। शाकाहारी जो जंतु होते हैं उसमें सेल्यूलोज के पाचन में जीवाणु होता है, विषाणु होता है, उपरोक्त दोनों होते हैं या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं होता है। तो शाकाहारी जंतुओं के अंदर हमने वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट में, जीवाणु सहायक होते हैं, सेल्यूलोज के रूप में भोजन लेते हैं वो, तो जीवाणु सहायक होते हैं उसके पाचन में। 28 नंबर क्वेश्चन। पेचिश रोग का जीवाणु आपसे पूछा गया है। पेचिश रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, ये देखते हैं अपने। तो पेचिश रोग जो है आपका होता है शाइजिला डिसेनेटरी। शाइजिला डिसेनेटरी। तो ये जीवाणु का आपको नाम सीधा सीधा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। मानव रोग पीलिया जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु आपसे पूछा गया है। पीलिया के लिए, तो पीलिया के लिए आपका है लेप्टोस्पाइरा
इक्टीरोहिमोराइजी। तो ये बड़ा सा जो नाम है, यही जीवाणु जो है उत्तरदायी है पीलिया रोग की, लेप्टोस्पाइरा इक्टीरोहिमोराइजी। तो ये आपको याद रखना है। तो पीलिया रोग किसके कारण होता है? इस जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दूध या दही से रिलेटेड जो भी जीवाणु है उनके नाम के अंदर लैक्टेसी जरूर आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरियम लैक्टेसी। बैक्टीरियम लैक्टेसी दूध में पाए जाने वाले जीवाणु का ये नाम है। 31 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है? दूध को दही में बदलने का काम करता है दोस्तों लैक्टोबैसिलिस। वैसे तो 2-3 प्रकार के जीवाणु होते हैं, लेकिन इस ऑप्शंस के अंदर जो है लैक्टोबैसिलिस ही वो जीवाणु है जो दूध को दही में बदलने में सहायक होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलिस। 32 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन्फ्लुएंजा का कारण क्या होता है? इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, विषाणु के कारण होता है, आपका वायरस के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है। जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है, किसका होता है? विटामिन के का, विटामिन B12 का होता है, या दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दोनों का ही संश्लेषण जो है जीवाणुओं द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के का लगभग जितना भी हमारा डेली का कंजप्शन होता है, यानी डेली का हमारे को जितना विटामिन के चाहिए, उसका हाफ पार्ट, कम से कम हाफ पार्ट जो है जीवाणुओं द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है। आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम जीवाणु नाम किसने दिया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया था दोस्तों एरनबर्ग ने। एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया। 35 नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, आप याद करते चलिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। क्षय रोग के रोग कारक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? क्षय रोग यानी टीबी की खोज किसने की? तो टीबी की खोज करने वाले हैं दोस्तों रॉबर्ट कोच। कुछ बुक के अंदर लुई पाश्चर भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन सही आंसर इसका क्या है? रॉबर्ट कोच है। तो टीबी की जीवाणु को कौन खोज करता है? रॉबर्ट कोच। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। मानव जगत के लिए लाभकारी जीवाणु, मानव जगत के लिए लाभकारी जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला, लेप्रिकी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। ये आपका डेयरी उद्योग के अंदर ये जीवाणु काम में आता है। दूध दही का जो मान लो डेयरी उद्योग है, वहाँ पे ये जीवाणु काम आता है। ठीक है। 37 नंबर देखते हैं। ई कोली नामक, ये नमक लिखा हुआ है यहाँ पे, नामक होना चाहिए। ई कोली नामक जीवाणु मनुष्य के किस भाग में पाया जाता है? तो ई कोली जो है आपकी आंत के अंदर पाया जाता है। मनुष्य की आंत के अंदर ई कोली नामक जीवाणु पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। 38 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। गाय में खुरपका और मुंह पका रोग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। गाय में जो है खुरपका और मुंह पका रोग जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, वायरस या विषाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों वायरस जनित रोग है। कौन सा रोग है? वायरस जनित रोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। 39 नंबर, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। 39 नंबर, मटर के पौधे की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम नामक जीवाणु क्या बदलते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। तो ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मटर के पौधे के जड़ों में उपस्थित जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। किसके रूप में बदल देता है? नाइट्रेट के रूप में बदल देता है, क्योंकि नाइट्रेट के अंदर ही, मान लो नाइट्रेट के रूप में ही वो पौधा भोजन लेता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। फर्मेंटेशन क्रिया में सहायक यीस्ट क्या है? यीस्ट क्या है? तो आपसे पूछा गया फर्मेंटेशन में जो यीस्ट होता है वो क्या होता है? तो यीस्ट होता है दोस्तों कवक, फंगी जिसको आप बोलते हैं, फंगस। तो कवक होता है यीस्ट। आगे बढ़ेंगे। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ होता है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इस जीवाणु का उपयोग जो होता है टूथपेस्ट बनाने में होता है। कहाँ होता है? टूथपेस्ट बनाने में।
42 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से सुमेलित है, कौन कौन से इसके अंदर सुमेलित हैं ये आपको देखना है। नींबू कैंकर रोग जीवाणु जनित है। गेहूं की रस्ट ये कवक से है। भिंडी की पीत ये विषाणु जनित है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सभी बिल्कुल सुमेलित हैं। 43 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आगे उसको डिस्कस करते हैं। जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जीवाणुओं के अंदर कोशिका किस प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक टाइप जो होता है उसके अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का होता है। कौन सा प्रकार होता है, 70S प्रकार का होता है। जो यूरोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर 80S प्रकार का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन पे। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड या सबकी। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति इन सभी की बनी होती है, प्रोटीन की भी, पॉलीसैकेराइड भी, लिपिड भी होता है इसके अंदर। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा आएगा, उपरोक्त सभी। 45 नंबर पे आते हैं। जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, स्वयपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, उपरोक्त दोनों। तो उत्तर लगा हुआ है, तो दोनों ही होते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पाई जाती है, इसलिए वो स्वयपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। 46 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने वाला जीवाणु आपसे पूछा गया है। तो जीवाणु का नाम है दोस्तों एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु क्या करता है, अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। फिर मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो विटामिन B12 का निर्माण करता है, विटामिन B12 का निर्माण करता है, ये आपसे पूछा गया है। वो कौन सा जीवाणु है, जीवाणु का नाम आपसे पूछा गया। तो जीवाणु हो जाएगा दोस्तों एस्चेरिचिया कोलाई, जो विटामिन B12, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन B12 किससे जो जनित होता है, एस्चेरिचिया कोलाई, ये इसका संश्लेषण करता है। आगे बढ़ेंगे। टेरामाइसिन क्या है, टेरामाइसिन क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक है। ये क्या किससे बनती है, ये भी जीवाणुओं से ही बनती है, लेकिन ये है क्या, प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक है, जो आपको मेडिकल पे भी मिल जाती है, इसका साल्ट। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। 49 नंबर। चाय की पत्तियों में स्वाद व सुगंध बढ़ाने का कार्य निम्न जीवाणु करता है। चाय की पत्ती के अंदर जो स्वाद और सुगंध बढ़ाने का कार्य कौन करता है, जीवाणु करता है। कौन सा जीवाणु करता है, माइक्रोकोकस करता है। कौन सा करता है, माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस आपका उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न जीवाणु के किण्वन से विटामिन B2 प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन B2 किससे प्राप्त होता है, किसके संश्लेषण से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटा इलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटा इलिकम। तो बड़े बड़े नाम हैं जीवाणुओं के, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे MCQ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखना है इसका, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या आपके इस एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आगे ही इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।